मैं लावण्या नायडू आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी स्वरचित कहानी गुलाबी महल। आज हम सुनेंगे कहानी का पहला भाग। भारत में राजा महाराजा का अब राज नहीं चलता, लेकिन आज भी उनके वंशज अपनी परंपराओं को सहेजने की कोशिश कर रहे हैं। महाराजा विक्रम सिंह की बेटी राजकुमारी दिशानी का विवाह महाराजा प्रताप सिंह के बेटे राजकुमार आर्येश के साथ पक्का हुआ। दोनों राजघरानों में महीनों पहले ही तैयारी शुरू हो गई। महाराजा विक्रम सिंह अपनी इकलौती बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। मेहमान भी देश विदेश से आने वाले थे। महल को कोई नई नवेली दुल्हन की तरह सजाना था। गुलाबी महल, जो बहुत समय से बंद था, उसको विशेष तरीके से चमकाना था। राजकुमारी दिशानी ने अपनी सहेली नित्या को उसकी जिम्मेदारी सौंपने का प्रस्ताव अपने पिता महाराजा विक्रम सिंह के सामने रखा। नित्या आर्ट रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन की दुनिया में एक जाना माना नाम थी। दिशानी और नित्या बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो दिशानी के बुलाते ही नित्या अपनी टीम के साथ वहां आ गई। दिशानी ने अपनी दोस्त का स्वागत अपने सूर्य महल में पूरे राजसी परंपरा अनुसार किया। टीम के ठहरने का इंतजाम एक होटल में करा दिया गया। नित्या के ठहरने की व्यवस्था दिशानी ने राजमहल में ही करवाई। अगले दिन महाराजा विक्रम सिंह ने अपनी निजी सहायकों से कहकर पहले गुलाबी महल, जहां शादी में आने वाले खास मेहमानों और बारातियों के लिए विशेष इंतजाम करने वाले हैं, नित्या और उसकी टीम को दिखाने का हुक्म दिया। दिशानी अपने माता पिता के साथ उनके कुलदेवी के मंदिर शादी का पहला आमंत्रण देने निकल गई। नित्या जब अपनी टीम के साथ गुलाबी महल पहुंची तो वो देखती रह गई। महल की वास्तुकला का कोई जवाब नहीं था। महल को राजपूताना और मुगल शैली में बनाया गया था। कितना सुंदर सहेज कर रखा है सदियों पुरानी अमानत। एक एक कमरा जैसे अलग ही कहानी बयान करता हो। वहां लगी तस्वीरें राजा रानियों के वैभव को, उनके रुबाब को व्यक्त कर रहा था। दीवारें और छत पर बनी सुंदर नक्काशियां, बारीकियां आज के जमाने के कलाकारों के बस की बात नहीं थी। बैठक में रखे आसन ऐसे रखे थे जैसे आज भी वहां सभाएं लगती हों। नित्या और उसकी टीम महल की सुंदरता को देखते ही रह गए। दिन भर उन लोगों ने बारीकी से देखा और अपनी डायरी में नोट करते रहे। इन सब में रात हो चुकी थी। अगले दिन से काम शुरू करने का सोचकर सब वहां से निकल गए। रात बहुत हो चुकी थी और सब थक भी गए थे और सुबह जल्दी काम भी शुरू करना था, सो सबने खाना खाया और सोने चले गए। अगले दिन नित्या अपनी टीम के साथ सारा सामान लेकर गुलाबी महल पहुंच गई। सबने अपना अपना काम शुरू कर दिया। शाम होने लगी थी। नित्या ने टीम से कहा अपने हाथ में लिया काम जल्दी निपटाए और फिर बचा काम कल देख लेंगे। सब अपना काम जल्दी जल्दी निपटाने लगे। नित्या की नजर एक महाराजा की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर की फ्रेम बहुत ही सुंदर थी, पर कोनों में कुछ टूटा हुआ, जंग लगा हुआ सा दिखा। नित्या ने वो फ्रेम उतारा। फ्रेम के पीछे की दीवार पर दरार थी। नित्या पहले फ्रेम ठीक करने बैठ गई। पहले साफ किया, पीछे देखा तो कुछ धागा सा और ताबीज जैसा कुछ दिखा। नित्या ने उसको निकालकर फेंक दिया और अपने काम में लग गई। सबका काम निपट चुका था, बस नित्या का फ्रेम का काम बाकी था। नित्या ने सबसे सामान एक जगह रखकर निकल जाने को कहा, क्योंकि सब थक चुके थे और अगले दिन सबको जल्दी आकर काम शुरू करना था। नित्या की असिस्टेंट उसके साथ वहीं उसकी मदद के लिए रुक गई। रात बहुत हो चुकी थी। नित्या सूर्य महल में वापस नहीं आई, ये जानकर दिशानी ने सेवक भिजवाए। सेवक ने आकर नित्या को दिशानी का संदेश दिया।
नित्या का काम भी पूरा हो चुका था, पर उस तस्वीर को दीवार पर अभी लटकाना मुनासिब नहीं था, क्योंकि दीवार की उस दरार को भी ठीक करना था। ये सोचकर नित्या ने फ्रेम एक बाजू में संभाल कर रखा और सब बाहर निकलने को हुए। निकलते निकलते तीनों को घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी, जैसे दूर कोई नाच रहा हो। सेवक डर गया, क्योंकि पहले ऐसी कोई आवाज किसी ने नहीं सुनी। नित्या नजरअंदाज करके सूर्य महल आ गई। नित्या उस रात सूर्य महल वापस तो आ गई, पर कई दफन राज उसने अनजाने में खोल दिए थे। महल में रात भर आवाजें आती रहीं, जैसे दूर कोई नाच गाना चल रहा हो। घुंघरुओं की आवाज इतनी तेज थी कि शायद ही कोई सो पाया होगा। अगले दिन नित्या तैयार होकर नाश्ता करने आई तो टेबल पर यही चर्चा शुरू थी कि रात को वो आवाज कहाँ से आ रही थी। पर महाराज थोड़े परेशान दिखे, जैसे वे जानते हों इन घुंघरुओं की आवाज का राज। दिशानी ने महाराज से पूछा तो वे बोले, उस महल का कुछ तो राज है जो मैं भी नहीं जानता, पर हमारे पूर्वजों ने उस महल का ज्यादा उपयोग नहीं किया और न दूसरों को करने की अनुमति थी। दिशानी उस राज को जानने के लिए उतावली हो गई। महारानी रमा देवी ने बहुत समझाया, पर वो नहीं मानी। महाराज जी ने कहा, उस महल के तहखाने में कई दस्तावेज हैं उस महल से संबंधित, जो उस समय लिखे जाते थे रिकॉर्ड के तौर पर। वहीं से शायद कुछ पता चले। दिशानी और नित्या महल के कुछ सहायकों को लेकर उस महल के तहखाने में चले गए। तहखाना तो जैसे 100-200 साल से नहीं खुला था। वो लोग जल्दी से दस्तावेज की अलमारी को अपने साथ बाहर ले आए। अलमारी बहुत बड़ी और भारी थी। अलमारी को जब खोला गया तो कुछ दस्तावेज खराब हो चुके थे, कुछ ठीक ठाक थे। कई किताबें खोलकर देखी, उनमें उस समय का लेखा जोखा, राजा रानियों के किस्से, शादियों में क्या कैसे हुआ, युद्ध के समय की बातें जो कभी सार्वजनिक नहीं हुई। कुछ किताबों में उस समय के व्यंजन की रेसिपीज लिखी थी, वो भी विस्तार में। नित्या की नजर एक लाल चूनर में लिपटे किताब पर पड़ी। कपड़ा हटाया तो किताब बिल्कुल नई जैसी थी और उसमें से बहुत सुंदर खुशबू आ रही थी। जब रात होने लगी तो महाराज जी का हुक्म था कि रात के समय उस महल में कोई नहीं रुकेगा। नित्या और दिशानी उस किताब को लेकर राजमहल आ गए। खाना खाने के बाद दोनों दिशानी के कमरे में चले गए उस किताब को पढ़ने के लिए। जैसे ही दिशानी ने किताब का पहला पन्ना खोला, पूरे कमरे में इत्र की खुशबू फैल गई। धीरे धीरे दिशानी ने पढ़ना शुरू किया। उस किताब में महाराजा समर सिंह जी के बारे में लिखा था। महाराजा समर सिंह एक बहुत ही शूर्यवान राजा हुआ करते थे। दुश्मनों को धूल चटाना उनको बखूबी आता था। उनको एक ही शौक था, नृत्य देखने का। वे दूर दूर से नर्तकियों को बुलाते थे। जैसे उनके नृत्य से उनका मन भरा, उनको भिजवा देते थे। ऐसे ही एक बार नर्तकी रोहिणी आई महल में। उनका नृत्य महाराजा जी को बहुत पसंद आ गया। नृत्य से ज्यादा वे रोहिणी की सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। रात रात भर नृत्य देखा करते। महाराज को रोहिणी से प्रेम हो गया और रोहिणी को उन्होंने हमेशा के लिए राजमहल में रखने का मन बना लिया था। रोहिणी भी महाराज से प्रेम करने लगी थी। रात भर महल में रोहिणी के घुंघरू की आवाज गूंजती थी। महारानी जानकी को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, परंतु महाराज के आगे किसी की नहीं चली। एक दिन समाचार मिला कि रोहिणी महाराज के बच्चे की मां बनने वाली है। अब ये महारानी के सहन के बाहर था। उनको अपने राजकुमार के भविष्य की चिंता होने लगी। कहीं महाराज ने प्रेम में अपनी राजगद्दी का अधिकार उस नर्तकी के पुत्र को बना दिया तो मेरे राजकुमार का क्या होगा।
महारानी ने अपने शुभचिंतकों के साथ मिलकर महाराज की गैर मौजूदगी में रोहिणी का कत्ल करवा दिया और उसे तहखाने में छुपा दिया। महारानी को लगा अब सब ठीक है, पर अगली रात से ही महल में घुंघरुओं की आवाजें आने लगी, जैसे कोई महफिल जमी हो। महारानी ने दासी को जाकर गाने को कहा, पर महल में कोई नृत्य नहीं कर रहा था। महारानी डर गई। उन्होंने अपने राजपुरोहित जी को बुलाकर सारी बातें बताईं। राजपुरोहित जी ने उसका उपाय बताया कि आज रात ही उसे नर्तकी के मृत शरीर को उसकी जहाँ मृत्यु हुई थी वहाँ की दीवारों पर चुनवा दें और वे जो मंत्रित धागा ताबीज़ के साथ दें उस दीवार पर बांध दिया जाए और याद रखें वो कभी नहीं खुलनी चाहिए। महारानी ने तुरंत रोहिणी के मृत शरीर को तहखाने से निकालवा कर उसके कमरे में जहाँ उसका कत्ल हुआ वहीं की दीवार पर चुनवा देने का हुक्म दिया। दीवार चुनवाने के बाद राजपुरोहित जी का मंत्रित धागा ताबीज़ के साथ वहीं बांध दिया गया और उसके ऊपर महाराजा समर सिंह जी की तस्वीर लगा दी गई। जब महाराजा महल वापस आए और उनको रोहिणी कहीं नहीं दिखाई दी तो वे बहुत व्याकुल हो गए। सबने महारानी से कहे अनुसार कह दिया कि आपकी गैर मौजूदगी में वो नर्तकी महल छोड़कर चली गई। महाराज वो विरह वेदना सहन नहीं कर पाए और बहुत बीमार रहने लगे। कोई दवा उन पर असर नहीं कर रही थी। वैद्य जी ने भी जवाब दे दिया। महारानी ने उनके आखिरी समय पर पूरा सच महाराज को बता दिया ताकि उनके मन में कोई बोझ न रहे। महाराज ने कहा, महारानी आपने ये क्या किया? रोहिणी ने तो पहले ही कह दिया था कि उसके बच्चे को राजगद्दी या इस राजघराने पर कोई हक नहीं होगा। इतना बोलते ही महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। महारानी अपने पछतावे के आग में उम्र भर जलती रही। इतना पड़ा ही था कि सुबह हो गई। नित्या को याद आया कि उसने महाराज की तस्वीर से एक धागे के साथ ताबीज़ को तो फेंक दिया था। उसने ये बात दिशानी को बताई। दिशानी ने ये बात किसी को भी न बताने के लिए कहा। नित्या और दिशानी ने किताब बंद करके रखा और थोड़ा आराम करने चले गए। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिएगा कहानी का अगला भाग। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू, मतलब मेरी आवाज़ में मेरी लिखी कहानी गुलाबी महल।